सेठ पापड़ वाले की तिजोरी। बहुत पापड़ बेले हैं तब जाके ये तिजोरी भरी है। ये वो जुमला था जो सेठ पापड़ वाले बात के आखिर में कहते। बात किसी भी मौजू पर होती, उसका आगाज़ व इख्तिताम किसी भी अंदाज में आखिरी जुमला वो यही कहते, बहुत पापड़ बेले हैं तब जाके ये तिजोरी भरी है। तिजोरी कितनी भरी है कोई नहीं जानता था और ना किसी ने तिजोरी को देखा था सिवाय उनकी बेगम के। महल्ले की औरतें कभी कभार तिजोरी की सुनगुन लेने की कोशिश भी करतीं या सेठ जी की तिजोरी के बारे में पूछती तो इनके दूरंदेश बीवी राजदारी से जवाब देती, क्या बताऊं, तिजोरी में कैसे कैसे बेशकीमत लालो जवाहरात भरे हैं। आखिर भरे क्यों ना, हमारी मुन्नी इकलौती औलाद, सब कुछ उसी का ही तो है। फिर वो कहती, बहन, किसी को बताना नहीं, तुम से अपने दिल का राज कह दिया है। तुम अपना समझकर सेठ जी को पता चला तो बहुत नाराज़ होंगे। सेठ जी की घर के करीब ही पापड़ की दुकान थी। वो कई बरसों से पापड़ का कारोबार करते थे। उनका कहना था कि पापड़ बनाने के तमाम नुस्खे भी जद्दी पुश्ती हैं। अल्लाह ने सेठ जी को बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद बेटी से नवाजा था, जो देखने वालों को किसी तरह भी सेठ जी की बेटी नहीं लगती थी। इसलिए सेठ और उनकी बेगम सुर्खों सफ़ेद रंगत के थे, जबकि बच्ची की रंगत काली थी और कद भी छोटा था, ऊपर से वज़न भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से देखने वाले उसे पीठ पीछे फुटबॉल कहते थे। तब सेठ जी बड़े दुखी होते, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लेते और शुक्र अदा करते कि वो साहबे औलाद तो हैं। मुन्नी को चाँद का टुकड़ा करार देते। उसकी तालीम व तरबियत, इल्म व हुनर में यकता बनाने की मनसूबाबंदी करते रहते। वक़्त तेज़ी से सरकता चला गया और मुन्नी देखते ही देखते बड़ी हो गई। मुन्नी नहायत फर्मा बरदार लड़की थी। माँ बाप जो कहते वो ही करती। घर में तो उसे कभी एहसास ना हुआ, मगर जब वो घर से बाहर लड़कियों को देखती तो उसे शिद्दत से एहसास होता कि उसका रंग कितना स्याह और कद कितना छोटा है। उसकी बात सहेलियाँ तो उसे रंगत गोरा करने और कद लंबा करने की तरकीबें भी बताती। तब सेठ पापड़ वाले और उनकी बेगम उसे समझाते, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत और बामकसद होती है। बस तुम इल्म व हुनर में ताक हो जाओ ताकि दुनिया भूल जाए कि तुम काली और छोटे कद की हो। फिर लोगों को तुम्हारी खूबियाँ नज़र आएंगी। इस तरह तुम कद्दावर हो सकती हो। कभी जब मुन्नी घर से बाहर गई होती तो सेठ पापड़ वाला अपनी बेगम से इस बात का जिक्र करते कि मुन्नी को स्याह रंगत और छोटे कद का एहसास इतना ज़्यादा क्यों है। बेगम कहती, काश तुम पापड़ की नित नई तरकीबें सोचने के बजाय कोई गोरा करने वाली क्रीम ही बना लेते तो आज हमारी मुन्नी गोरी हो चुकी होती और हमारे दरवाज़े पर रिश्तों की कतार लगी होती। सेठ जी कहते, अरे नेक बख्त, ये गोरी काली रंगत की फ़िक्र में ना घुल। शुक्र कर के अल्लाह ने मुन्नी की शक्ल में हमें औलाद से नवाजा है। बस तू देखती जा, मैं कैसी तरकीबें निकालता हूँ। अपनी मुन्नी का रिश्ता शहर के सबसे अच्छे घराने में होगा। बस तू इसकी अच्छी तरबियत करती जा। दूर दूर तक हमारी मुन्नी की सीरत व किरदार का शोहरा होना चाहिए। मुन्नी खूब दिल लगाकर पढ़ती। उसे घरदारी का भी शौक़ था। सिलाई कढ़ाई भी खूब करती। उसने अपनी माँ से तमाम हुनर जो उन्हें आते थे सीख लिए। माँ ने उसे जदीद दौर के हुनर सीखने का भी मशवरा दिया ताकि वो किसी मामले में औरों की मोहताज ना रहे। छोटी उम्र में ही उसने बहुत कुछ सीख लिया। जब मुन्नी ने इंटर का इम्तहान इम्तियाजी नंबरों से पास कर लिया तो सेठ जी फूले नहीं समा रहे थे। वो अपनी दुकान पर आने वाले बच्चों बड़ों में मिठाई तकसीम करते। लो भई, मुँह मीठा करो, अपनी मुन्नी 12वीं पास हो गई है। खुश होने वालों में कुछ खुश होते, बाकी तरह तरह के मशवरे देकर चले जाते। ज़्यादातर का इसरार था कि अब जल्द अज जल्द लड़की के हाथ पीले कर दो, बाद में कोई नहीं पूछेगा, वैसे भी कौन सी खूबसूरत है। इस तरह की बातें सुनकर सेठ पापड़ वाले कदरे फ़िक्रमंद भी हुए। शाम को जब वो घर लौटे तो मुन्नी ने बताया कि उसने इम्तियाजी
नंबरों से इंटर पास कर लिया है, लिहाजा मेडिकल में उसका दाखिला आसानी से हो जाएगा। सेठ जी का मुंह हैरत से खुला रह गया। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि मुन्नी इतना आगे जा सकती है। फिर भी हौसला शिकनी करने वालों और मजाक उड़ाने वालों की दुनिया में कमी ना थी। लोग कुछ ना कुछ कह जाते। तब सेठ जी की आंखें चमक उठती। वो कहते, मैंने तो अपनी मुन्नी के लिए तिजोरी भर रखी है, क्या कमी है इसमें। एक दिन ऐसा आएगा कि शहर भर में इस जैसा नामवर कोई ना होगा। फिर सेठ जी तन्हाई में बैठकर आंसू बहा बहा कर अल्लाह से दुआएं मांगा करते कि उनकी बातों की लाज रह जाए। वक़्त पर लगाकर उड़ता रहा और मुन्नी बच्चों के अमराज की माहिर डॉक्टर बन गई। लोग दबे दबे लहजे में कहते, मुन्नी तो डॉक्टर बन चुकी है, अब इसकी शादी कर दो। फिर वो उल्टे सीधे रिश्ते बताते और कहते, मुन्नी की शक्ल कौन सी अच्छी है कि इसके लिए शहज़ादे का रिश्ता लाएं। ये बातें सुनकर सेठ पापड़वाला दुखी तो होते, मगर फ़ौरन कहते, बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाके तिजोरी भरी है। आखिर एक दिन अल्लाह ने सेठ जी की सुन ही ली। शहर के एक बड़े ताजर ने अपने बेटे के लिए मुन्नी का रिश्ता मांगा। पहले तो सेठ पापड़ वाला खुश हुए, फिर सोच में पड़ गए कि उन्होंने आखिर मुन्नी ही का रिश्ता क्यों तलब किया है। बेगम ने मशवरा दिया कि बातचीत आगे बढ़ाओ तो पता चलेगा कि आखिर उनके लिए मुन्नी ही क्यों। बहरहाल ये जल्द ही मालूम हो गया कि इस ताजर को सेठ पापड़ वाला की तिजोरी में दिलचस्पी है जो किसी ने नहीं देखी, और बेकौल उसकी बेगम के तिजोरी कीमती हीरे मोती से भरी पड़ी है। सेठ जी अपनी बेगम के साथ ताजर के घर गए तो ताजर ने कहा, जनाब, लोग कहते हैं तुम्हारी बेटी बदसूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी तिजोरी बाल लूँ ताकि मालो ज़र के ज़ोर पर बेटी की अच्छी जगह शादी कर दूँ। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर ऐसा करम किया कि मुन्नी इल्म व हुनर में यकता हो गई और अब एक मशहूर डॉक्टर है। लिहाजा इल्म की दौलत के आगे रुपए पैसे की अहमियत नहीं है। अब मेरी मुन्नी खुद लालो जवाहर की तरह चमक दमक रही है, और मैंने सुना है कि आपको मेरी तिजोरी से ज़्यादा दिलचस्पी है। उसके साथ आप मेरी मुन्नी को अपने खूबसूरत बेटे के अक़द में लेने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे अर्ज़ करने आया हूँ कि आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल में आपने मेरे घर रिश्ता भेजकर मेरी इज़्ज़त अफजाई की है। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में मुन्नी के बगैर अपनी तिजोरी पेश करने को तैयार हूँ, ताकि इसकी बीवी सेठ पापड़ वाले की गुफ्तगू सुनकर एक दूसरे का मुँह तकने लगें। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सेठ पापड़ वाले को क्या जवाब दें। सेठ जी खुद ही उठते हुए बोले, मैं कल ही आपको तिजोरी भिजवा दूंगा, मगर अफसोस के मुन्नी का रिश्ता नहीं दे सकता। सेठ जी की बेगम हक्का बक्का रह गई और रास्ते भर अच्छा रिश्ता गिनवाने पर उन्हें कोसती हुई आईं, जबकि सेठ जी बस यही कहते रहे, बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाके कहीं तिजोरी भरी है। अभी सेठ पापड़ वाले घर पहुंच भी नहीं पाए थे कि उन्हें फ़ोन आया कि वो शादी की बातचीत आगे बढ़ाएं। हमें तिजोरी नहीं, आपकी बेटी मुन्नी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह का दिया हमारे पास पहले ही बहुत कुछ है। दरअसल हम ये देखना चाहते थे कि तवील अरसे से आपकी तिजोरी का जो चर्चा था, आप उसे अहम समझते हैं या अपनी मुन्नी को। आपकी तिजोरी आपको मुबारक हो, इसलिए तो सब कुछ आपकी मुन्नी है। सेठ पापड़ वाला उल्टे कदमों दौड़े और उस ताजर के दरवाज़े पर जाकर सांस लिया और मुन्नी की शादी पक्की कर आए। उनकी बेगम कुछ समझने से कासर थी कि सेठ जी ने इतनी जल्दी क्यों की। घर पहुंचकर सेठ पापड़ वाले ने ताजर को दोबारा फ़ोन किया कि वो एक बार फिर सोच लें, क्योंकि उन्हें तिजोरी भी मिल सकती है और मुन्नी से अच्छी बहू भी। मगर ताजर बेज़िद था कि उसे मुन्नी ही को अपनी बहू बनाना है। जल्द ही मुन्नी की शादी धूमधाम से हो गई। सेठ पापड़ वाले बहुत खुश थे कि लोगों ने उन्हें मुन्नी की शक्ल सूरत की तरफ से जितना डराया था वो सब गलत निकला, और मुन्नी की सीरत और इल्मो घरदारी का हुनर काम आया। अब वो शहर के मशहूर ताजर की बहू और इंजीनियर की बीवी थी। मुन्नी की शादी के काफ़ी अरसे बाद भी सेठ पापड़ वाला अपनी तिजोरी को संभाले बैठे रहे।
कि शायद किसी दिन मुन्नी के ससुराल वालों की जानिब से तिजोरी का तकाजा हो जाए, मगर ऐसा ना हुआ। मुन्नी बहुत खुश थी। सेठ जी कभी कभार मुन्नी से पूछते, मुन्नी, किसी ने कभी तुमसे पूछा नहीं कि तिजोरी में कितना माल है? मुन्नी ने कहा, नहीं अब्बा, वहाँ तो पहले ही बहुत कुछ है। सेठ जी कहते, बस अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। फिर एक दिन सेठ जी मर गए। उनकी मौत के बाद उनकी बेगम ने वो तिजोरी उस ताजर के हवाले करते हुए कहा कि सेठ पापड़ वाले की नसीहत की थी कि उसे आपके हवाले कर दिया जाए। ताजर ने सब के सामने तिजोरी खोली। तिजोरी में तरह तरह के कागजात भरे हुए थे, जिसमें किस्म किस्म के पापड़ बनाने के कदीम नुस्खे और मुन्नी के बारे में छोटी छोटी बातें दर्ज थीं और उसे अच्छी अच्छी नसीहतें की गई थीं, मगर मालो ज़र के नाम पर एक धेला तक ना था। ताजर ने कहा, यह तिजोरी एक बाप की अपनी बेटी से वालहाना मोहब्बत का सबूत है। ये कहकर उसकी आंखें भीग गईं।